हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका परचम क्लासेस पे। आज की क्लास में देखिए हम क्या कर रहे हैं। आज की क्लास में जो हमारी नवंबर मंथ की जितने भी वीकली फाइनेंस अफेयर्स थे, इकोनॉमिक अफेयर्स थे या बैंकिंग अफेयर्स थे, उन पूरे नवंबर मंथ की न्यूज का क्विक रिवीजन हमको करना है। जो एस्पिरेंट्स वीक बाय वीक नहीं देख पाते उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। यानी कि आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हो पूरे महीने की। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन हम दे दें। एसएससी टारगेटेड 2024 का बैच परचम क्लासेस पर आ चुका है, जिसके अंदर आपको पूरा जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड मिलेगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको सारे वीडियोस मिलेंगी, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलेंगी। पीडीएफ्स केवल इंग्लिश में होंगी। लाइव इंटरेक्शन आप टीचर्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन साथ में ही आपको मिलेगा। अब शुरू करते हैं अपने सबसे पहली न्यूज के साथ। सबसे पहली न्यूज हमने क्या पढ़ी थी स्टूडेंट्स? ये थी कि एनपीसीआई ने बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर घोषित कर दिया है। क्योंकि क्या होता है, बॉलीवुड एक्ट्रेस का इम्पैक्ट भारत में लोगों के ऊपर ज्यादा पड़ता है कि सलमान खान ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें, अक्षय कुमार ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें, तो इसने ऐसी कटिंग कराई है इस हीरो ने तो हम भी ऐसी कटिंग कराएं। तो कहने का मतलब क्या है, एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके ऊपर इन बॉलीवुड एक्टर्स का पड़ता है। तो पंकज त्रिपाठी जो एक सोशल सर्विस भी बहुत ज्यादा करते हैं, उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर एनपीसीआई ने घोषित किया है। ये बताने के लिए कि यूपीआई की जितनी भी एप्स है वो बहुत ज्यादा सेफ और सिक्योर है, और आप लोग भी ध्यान से अपने पिन विन का यूज करके इन सर्विसेज को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एनपीसीआई ने पंकज त्रिपाठी को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर घोषित कर दिया है। ठीक, और फिर उसके बारे में बात करें तो एनपीसीआई ने यूपीआई, रुपे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नेशनल फाइनेंशियल सर्विस, बहुत सारे ये इस तरीके के आउटकम्स एनपीसीआई के हैं। और इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस अब लोगों में फैलाई जा रही है ताकि लोग इसका रैपिड डेवलपमेंट करें, रैपिड अडॉप्शन करें, लोग इसके हैबिचुअल हो जाएं। तो पंकज त्रिपाठी को इसमें हिस्सेदार बनाया गया है, यानी उनका सहारा लिया गया है। पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड डेब्यू करते हैं। सबसे पहले उनकी मूवी कौन सी आई थी? 2004 में रन मूवी आई थी। 2018 में तमिल सिनेमा में इनका पहला डेब्यू काला राम की मूवी से होता है। रजनीकांत और नाना पाटेकर के साथ इन्होंने सबसे पहले काम किया था तमिल मूवी में। ठीक है, उसके बाद 2022 में इनको नेशनल आइकन का एक खिताब मिला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। नेशनल आइकन का खिताब भी इनको मिला है। वोटिंग अवेयरनेस फैलाई है इन्होंने वोटर्स के बीच में। ठीक है, इनके नोटेबल वर्क्स की बात करें तो क्या क्या काम इन्होंने किया है। 2012 में इनकी मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वसैपुर, मशान के अंदर न्यूटन 3, मिमी, वेब सीरीज मिर्जापुर के अंदर इन्होंने काम किया है, क्रिमिनल जस्टिस के अंदर इन्होंने काम किया है। तो बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी वेब सीरीज में इन्होंने काम किया है। अवार्ड्स मिले हैं 2018 में। पहला नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, स्पेशल मेंशन फॉर द मूवी न्यूटन। न्यूटन मूवी के लिए जो 2017 में आई थी, इनको अवार्ड मिला है। 2023 में इनको सेकंड नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रोल के लिए, मिमी मूवी जो 2021 में इनकी आई थी। एनपीसीआई की बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल पेमेंट करती है। 2008 में इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है, और बहुत सारी सर्विसेज एनपीसीआई रिटेल पेमेंट के लिए देता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर ये काम करता है। इसका सुपरविजन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और इसके एमडी और सीईओ दिलीप आसपे है। ठीक है, तो ये सारी बात हम लोगों ने एनपीसीआई के बारे में पढ़ी। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज फाइनेंशियल ईयर 2024 के सेकंड क्वार्टर में महाराष्ट्र म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट नंबर पे है। यानी कि सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र के अंदर हुआ है सेकंड क्वार्टर की बात करें 2024 की तो 25.85 लाख करोड़ जो है, इतना पैसा महाराष्ट्र ने म्यूचुअल फंड में लगाया है। सेकंड नंबर पे गुजरात एंड देन कर्नाटका। उसके बाद दिल्ली जो है चौथे नंबर पे आता है। तो लोग जो है म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं बहुत सारा, तो उसमें महाराष्ट्र टॉप पे है, देन गुजरात, कर्नाटका, देन दिल्ली। ठीक है, ये सारी चीज डिटेल में क्या थी ये मैंने आपको वीकली में बताया है, तो मैं एक एक चीज आपको मंथली में नहीं बता रही हूं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंडियाज एसईए यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो एसईए कंपनी है
वो ब्राजील की एबियोव कंपनी के साथ एक एमओयू साइन करती है। क्योंकि इंडिया के अंदर एडिबल ऑयल बहुत कम होता है, सोया ऑयल बहुत कम होता है, तो हमने ब्राजील की एबियोव कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है कि हमारी जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसको आप सोया ऑयल सप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है इसमें क्या है, ऑयल सप्लाई करेंगे, कैसे यूज करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे कि किस तरीके से ये ऑयल हम लोगों ने बनाया है, और इनकी मार्केटिंग और पूरी सप्लाई चेन में ब्राजील अपनी मदद करने वाला है। ये एमओयू दोनों के बीच में साइन हुआ है, कैसे इसका कल्टीवेशन हुआ है, कैसे टेक्नोलॉजी से हम इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए कि ब्राजील ब्राजील एक मेजर सप्लायर है भारत के लिए सोया ऑयल का। सोया ऑयल सबसे ज्यादा ब्राजील से मिलता है भारत को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है, इंडस इंड बैंक ने प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआई इंटीग्रेशन के साथ लॉन्च कर दिया है। ये क्या है समझिए, जो इंडस इंड बैंक है उसका एक नया कार्ड आया है, प्लैटिनम कार्ड, जो यूपीआई की सारी फैसिलिटीज इस कार्ड पे अवेल करवा रहा है, यानी पॉइंट ऑफ स्केल मशीन पे ये काम करेगा। ठीक है, आप ई कॉमर्स काम कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली शॉपिंग कर सकते हो, आप कार्ड को स्वाइप कर सकते हो। इसके जब शुरुआती दौर में कोई चीज लॉन्च होती है तो बहुत सारे बेनिफिट्स उसमें दिए जाते हैं ताकि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो इसके अंदर भी यही काम किया गया है। अब शुरुआत में आप लोगों को बहुत सारे एयरपोर्ट के लाउंजेस एरिया फ्री दिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे आपको डिस्काउंट्स मिलेगा अगर आप इंडसइंड बैंक का ये प्लैटिनम कार्ड लेते हो तो। अगली न्यूज क्या है, कैनरा एचएसबीसी लॉन्च्ड GAIN लाइफ इंश्योरेंस प्लान फॉर कस्टमर्स ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ये GAIN क्या है, गारंटीड अश्योर्ड इनकम। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस जो एक इंश्योरेंस कंपनी है कैनरा बैंक की और एचएसबीसी की, इन्होंने एक नई गारंटेड इनकम प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है गारंटेड अश्योर्ड इनकम फॉर द कस्टमर ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के जितने भी कस्टमर हैं उनके लिए ये इंश्योरेंस स्कीम आई है। ये नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग कम प्रोटेक्शन प्लान है। मतलब आप सेविंग करेंगे तो सेविंग के साथ आपको एक इंश्योरेंस भी जो है वो मिलेगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल दोनों के साथ। ठीक है, ये जो फैसिलिटी है इंश्योरेंस की कि आप अगर सेविंग प्लान ओपन करते हो इन बैंक्स के साथ तो आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल रही है। 629 ब्रांचेस के अंदर ये फैसिलिटी शुरू की गई है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, यूएनडीपी की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट का टाइटल क्या है, टैगलाइन क्या है, 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मेकिंग आवर फ्यूचर। ये टाइटल है उस रिपोर्ट का, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट का। उस रिपोर्ट ने ये कहा है कि इंडिया जो है हाई इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी में टॉप कंट्रीज में है। मतलब कि इनकम तो है भारत में, वेल्थ तो है, लेकिन इनइक्वालिटी के साथ कोई व्यक्ति तो बहुत ज्यादा अमीर है और कईयों के लिए खाने के भी लाले पड़े हैं। तो इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी जो है यूएनडीपी बता रहा है। इंडिया की ग्रोथ अगर हम देखें तो कमी नहीं है ग्रोथ की। 2000 से लेके 2022 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ गया है 442 यूएस डॉलर से 2389 यूएस डॉलर, इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है। प्रोडक्शन पॉवर्टी रिडक्शन भी हुआ है, 40% गरीबी से 10% गरीबी पे हम आ गए हैं, मतलब गरीबी भी कम हो रही है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी कम हो रही है, परसिस्टेंट पॉवर्टी भी कम हो रही है। यानी सब कुछ डाटा जो है बहुत अच्छे इन्होंने बताए हैं, लेकिन इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जहां तक फैसिलिटीज नहीं पहुंचती, ये वल्नरेबल ग्रुप है विमेन के, इनफॉर्मल वर्कर्स के, इंटरस्टेट माइग्रेंट्स के। ये पॉवर्टी में धंसते जा रहे हैं, यानी ये तो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। जेंडर डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है, फीमेल्स को वो बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं जो मेल्स को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमको जरूरत है कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, हमको जरूरत है कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, कुछ लीगल रिफॉर्म्स की, जिससे ये डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी में कमी आई। नोट करने की बातें क्या क्या है, एशिया पैसिफिक रीजन की बात करते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी का 2/3 ग्रोथ एशिया पैसिफिक रीजन में ही हुआ है, लेकिन डिस्पैरिटीज के साथ साउथ एशिया में बहुत सारी डिस्पैरिटी है। 10% कंट्रोल तो 10% लोगों का ही कंट्रोल है हाफ इनकम पे, तो मतलब 100 रुपए अगर कमाए हैं तो 50 रुपए पे 10% लोगों का जमावड़ा है। ठीक है, बाकी 50% लोग 90% आय पर
अपना गुजारा चला रहे हैं। तो इतनी हाई इनइक्वालिटी एशिया पैसिफिक रीजन में है। ये कह रहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में अभी भी 185 मिलियन लोग अभी भी रह रहे हैं। कोविड पैंडेमिक के बाद ये हालत और बद से बदतर हो गए हैं। यूएनडीपी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर है आचिम श्रीनर और हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अगली न्यूज है प्री नेशन स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विल बी एक्सटेंडेड टिल 2028। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना जो थी, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का एक सब पार्ट है, पहले इसको 2023 तक लॉन्च किया था, लेकिन अब इसके 5 साल बढ़ा के इसको 2028 तक लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा, जितने भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरी हैं, कौन है? रूरल एरिया के 75% लोग और अर्बन एरिया के 50% लोग, उनको एक महीने में 5 किलो ग्रेन्स जो हैं वो दिए जाएंगे बहुत सस्ते प्राइस पे। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए जो है वो अलग से एलोकेट कर दिए हैं। ये छत्तीसगढ़ में एक रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वहां पे उन्होंने ये बात अनाउंस की कि हम इसको फर्दर 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, 5 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ अवेलेबल होगा बहुत ही कम प्राइसेस पे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी इन लोगों को मिलेगा। ये पहले भी एक्सटेंड हमने की। फर्स्ट फेज में एक्सटेंशन 2020 तक, फिर 2022 तक, फिर सितंबर 2022 तक, फिर दिसंबर 2022 तक, 8th फेज में दिसंबर 2023 तक, और अब 9th फेज जो है वो हम लोगों ने दिसंबर 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है उसका मकसद क्या है कि हर घर तक एडिक्वेट क्वांटिटी में और क्वालिटी में खाना देना है, ताकि उनकी डिग्निटी बढ़े, उनकी लाइफ की वैल्यू बढ़े। ठीक है, 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से, राशन डिपो के माध्यम से ये खाना जो है पहुंचाना है। 5 किलो फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ सब्सिडाइज्ड प्राइस पे 321 यानी 3 रुपए पर केजी चावल मिलेगा, 2 रुपए पर केजी गेहूं मिलेगा, 1 रुपए पर केजी मोटा अनाज लाइक बाजरा मिलेगा। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज लोगों को मिलती है। और जो लोग अंत्योदय अन्न स्कीम के अंदर आते हैं उनको 35 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स मिलते हैं पर हाउस होल्ड पर मंथ, ये हर महीने प्रत्येक घर को, इंडिविजुअल को नहीं, घर को। अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो खाना, 35 किलो अनाज प्रत्येक घर को हर महीने, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आने वाले अन्य लोगों को 5 केजी फूड ग्रेन पर पर्सन है पर मंथ एट 3 to 1 राइस व्हीट कोर्स ग्रेन। ठीक है, इस प्राइसेस पे। नेक्स्ट न्यूज है, नॉर्वे ने इंडिया के हंगर प्रोजेक्ट को उत्तराखंड में सपोर्ट किया है और 44.7 मिलियन यूएस डॉलर अपने को फंडिंग दी है। नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है उसने क्या कहा है कि हम आपकी फूड सिक्योरिटी को और आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को, उत्तराखंड के अंदर जो आपका हंगर प्रोजेक्ट चल रहा है उसको हम टारगेट करते हुए ये लोन आपको दे रहे हैं, जो 3 साल के लिए वैलिड होगा टिल सितंबर 2026। ये क्या करेगा, ये हम इस पैसे से हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाएगा। जितने भी स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर है उनको ज्यादा ट्रेनिंग, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा, जिससे एक डेवलपिंग लोकल वैल्यू चेन और मार्केट जो है वो डेवलप हो सके। ये द हंगर प्रोजेक्ट क्या है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो हंगर को खत्म करने के लिए, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए 12 देशों में काम कर रहा है। 12 देश अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया के अंदर ये काम कर रहा है। इंडिया में 5 स्टेट्स के अंदर ये प्रोजेक्ट चलता है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में 3 डिस्ट्रिक्ट्स, 9 ब्लॉक्स और 172 ग्राम पंचायत के अंदर और 145 वन पंचायत में ये प्रोजेक्ट चलता है। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, एक तो ये जितनी भी इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव है पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, उनको ट्रेनिंग देंगी और ये कहेंगे कि आप लोग कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग लीजिए और फिर पंचायतों तक पहुंच के लोगों को अवेयर कीजिए कि आपके पावर्स, आपके राइट्स क्या है, हम फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, सस्टेनेबल लाइवलीहुड हमारा कैसे बढ़ सकता है। लोकल कम्युनिटीज की मदद से इस पूरी स्कीम को आगे बढ़ाने पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, फिर वन पंचायत को स्ट्रेंथन करने पे ध्यान दिया जाता है ताकि फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बढ़ सके। तो ऐसा नहीं है कि पैसा दे दिया और छुट्टी, वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं विमेन्स को, वन पंचायत के लोगों को, ताकि
फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी हो, लाइवलीहुड भी बढ़े, फूड सिक्योरिटी भी बढ़े। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है एक होलिस्टिक प्रोजेक्ट है, जिसमें सिर्फ एक चीज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, मल्टीपल चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। अगली न्यूज है, कलर्स चैनल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सपोर्ट करने के लिए। कलर्स चैनल जो है वो अवेयरनेस फैलाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, जो वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है। तो कलर्स चैनल क्या कर रहा है? कलर्स चैनल जो है वो एक एक धारावाहिक, एक शो स्टार्ट किया है उसने 6 नवंबर से, डोरी नाम का, जिसके अंदर जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। और बार बार जो है इसके अंदर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 उसको बार बार बताया जा रहा है, ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े कि किसी भी तरीके की एट्रोसिटीज या किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन किसी के साथ होता है तो इस गिवन नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। अगली न्यूज है, स्वीडन की एक फर्म है साब एबी करके, वो इंडिया की पहली 100% एफडीआई वाली कंपनी बन जाएगी डिफेंस सेक्टर में। अभी तक देखो, अभी तक भारत ने 76% एफडीआई ओपन किया था डिफेंस सेक्टर में, लेकिन अब 100% कर दिया है कि आप 100%, 76% तो बिना पूछे यानी ऑटोमेटिक रूट से, और बचा हुआ 24% आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा हमारे भारत सरकार से एफडीआई लाने के लिए। तो स्वीडन की पहली कंपनी है साब एबी जो इसके लिए आगे बढ़ रही है भारत के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये भारत में कर रहे हैं। कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर जो है ये इंडिया में बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है, आरबीआई ने बजाज फाइनेंस लैंडिंग को, बजाज फाइनेंस को डीबार कर दिया है, यानी कि बजाज फाइनेंस के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा दिए हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंस्टा ईएमआई कार्ड्स, जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स के लिए जो आप कार्ड देते हैं, बजाज फाइनेंस वाले जो देते थे कि आप ईएमआई पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, उसको अब आप उस चीज के लिए अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। यानी आरबीआई ने अपनी पावर्स का यूज किया अंडर आरबीआई एक्ट 1934। इसमें ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस आरबीआई ने दी थी बजाज फाइनेंस को, ये उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं, नॉन एडहेरेंस दिखा रहे हैं, मतलब उन बातों को नहीं मान रहे हैं। बजाज फाइनेंस क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की सारी गाइडलाइंस है या इंस्टा ईएमआई की गाइडलाइंस है उसको रेक्टिफाई करके फिर से अप्लाई करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में क्या होगा, कंज्यूमर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इंस्टा ईएमआई कार्ड में क्या होता था, जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट्स थे उनको ईएमआई पे आप खरीद सकते थे, लेकिन अब जो है बजाज फाइनेंस ये फैसिलिटीज नहीं दे सकेगा। नेक्स्ट न्यूज क्या है, आरबीआई ने इंस्टा मोजो का जो एप्लीकेशन, जो लाइसेंस आया था पेमेंट एग्रीगेटर के लिए, उसको मना कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है कि हम आपके लाइसेंस को इस स्पोर्ट पे नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये पूरा नहीं कर रहा है। पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस को दिया था, इंस्टा मोजो पेमेंट एग्रीगेटर बनना चाह रहा था, लेकिन आरबीआई ने मना कर दिया। इंस्टा मोजो बेंगलोर कर्नाटका के अंदर बेस्ड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एलिजिबिलिटी थी वो ये पूरी नहीं कर रहा है। ठीक, अब इसने 27 सितंबर 2023 को भी एप्लीकेशन दिया था, लेकिन आरबीआई ने अब उसका फाइनल वर्डिक्ट सुनाया है और कहा है कि हम आपको ये स्टेटस नहीं दे सकते। नेक्स्ट न्यूज है, सिडबी ने टीडीबी क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, सिडबी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक एमओयू साइन किया है जिससे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस तक आसान किश्तों पर लोन पहुंच सके। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलके एक एमओयू साइन किया है। ठीक है, इस एमओयू से क्या होगा, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो अपनी एक्सपर्टीज और अपनी कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग लोन ले सकेंगे ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे। ठीक है, तो टीडीबी क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट न्यूज क्या है, एशियन पावर मैगजीन के अंदर जो गेल है, जो अपना एक पीएसयू है, उसको 2 अवार्ड मिले हैं द एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड 2023 के अंदर। अब ये जो गेल है वो क्या कर रहा है, शिप टू शिप ट्रांसफर इसने शुरू कर दिया है। मतलब जैसे एक ट्रेन से माल को अनलोड करके दूसरी ट्रेन में चढ़ाया जाता है, इस तरीके से ये बीच में पोर्ट्स पे ही यहां से वहां कंटेनर शिप टू शिप के माध्यम से, जिससे अपना ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया, बहुत सस्ता हो गया और इको फ्रेंडली हो गया है। तो गेल इंडिया को ये अवार्ड्स जो है वो मिले हैं। ठीक है,
अब एक और बात बता दें आपको, सबसे पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसी ने ही बनाया है, गेल ने ही बनाया है। कौन कौन विनर है ये आप यहां देख सकते हो। कैटेगरी कौन सी है, एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड, बीपीसीएल अवार्ड। बीपीसीएल को किस किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, नेट जीरो इनिशिएटिव में, न्यू प्रोडक्ट ऑफ द ईयर में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का। फिर बीपीसीएल कोची रिफाइनरी को ये अवार्ड्स मिले हैं। फिर बीपीसीएल यूएसए के अंदर जो काम कर रहा है ये अवार्ड्स मिले हैं। ओएनजीसी को ये वाला अवार्ड मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद एशियन पावर अवार्ड और एशियन वाटर अवार्ड किसको मिला है, एशियन वाटर अवार्ड मिला है किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड को, ठीक है। इसने कम्युनिटी बेस्ड वाटर प्रोजेक्ट चलाया है। एशियन पावर अवार्ड्स किस किस को मिले हैं वो आप देख सकते हो, और किस कैटेगरी में मिले हैं ये भी आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप वीकली वाले सेक्शन में चले जाओगे, वहां मैंने इसको डिटेल से बताया है, ठीक है ना। इसको हम पावर इंडस्ट्री का ऑस्कर कहते हैं। जो ये अवार्ड मिला है ना, गैस अवार्ड, इसको पावर इंडस्ट्री का ऑस्कर कहते हैं, और ये ऑस्कर गेल कंपनी को अब की बार मिला है, ठीक। बहुत अच्छे काम गेल ने किए हैं। ये एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप कुमार गुप्ता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और 1984 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है, फेडरल बैंक ने यूपीआई लाइट को लॉन्च कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। आरबीआई ने एनपीसीआई की मदद से एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया था, यूपीआई लाइट। तो अब क्या किया जा रहा है, जो फेडरल बैंक है वो इस यूपीआई लाइट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। यूपीआई लाइट में क्या होगा, आपको पिन नहीं डालना, आपको बार बार पिन नहीं डालना। बिना पिन डाले आप एक बार में 200 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। फेडरल वालों ने कहा है 500 रुपए तक की पेमेंट आप कर सकते हो। अपने वॉलेट में एक दिन में 2 बार फिलिंग कर सकते हो। कितने कितने रुपए का, 2000 एक बार, फिर 2000 एक और बार, यानी मैक्सिमम 4000 रुपए आप अपने वॉलेट में डालोगे, और 500 रुपए की एक बार में ट्रांजैक्शन आप कर सकेंगे विदाउट यूजिंग एनी पिन, ठीक है। तो ये छोटी छोटी पेमेंट्स के काम आएगा यूपीआई लाइट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट न्यूज क्या है, इनक्रेड हाउसिंग लिमिटेड, ये महाराष्ट्र की कंपनी है, और इसको 2023 का सेकंड यूनिकॉर्न का स्टेटस मिल गया है। यूनिकॉर्न क्या होता है, वो कंपनी जिनका टोटल वर्थ यानी नेट वर्थ 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। तो इसका 1.4 यूएस बिलियन डॉलर है, ये सेकंड यूनिकॉर्न बन गया है। फर्स्ट यूनिकॉर्न कौन था, जेप्टो नाम की कंपनी है, ठीक है, जेप्टो नाम की कंपनी है। तो उसको फर्स्ट यूनिकॉर्न का अवार्ड मिला है, फर्स्ट इंडिया यूनिकॉर्न अवार्ड 2023 का जेप्टो है, जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो इसको याद रखेंगे। सेकंड नंबर पे इनक्रेड इंडिया। अगली न्यूज है, ये MSCI इंडिया का एक इंडेक्स था, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल वाले जो हैं ये एक इंडेक्स निकालते हैं, MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स, ठीक है। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अपने NSE और अपने सेंसेक्स हैं, इसी तरीके से मॉर्गन एंड स्टैनले वालों का ये MSCI का इंडेक्स है। इस इंडेक्स के अंदर ये ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करता है। इस इंडेक्स के अंदर इंडिया की 9 न्यू कंपनीज के स्टॉक्स जो है अब की बार शामिल हो सके हैं। इन 9 में कौन है, इंडसिंड, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम, परसिस्टेंट सिस्टम, APL अपोलो ट्यूब्स, पॉलीकैब इंडिया, मैक्रोटेक डेवलपर, टाटा मोटर्स और टाटा कम्युनिकेशन। ये 9 कंपनीज इस इंडेक्स के अंदर अब शामिल हो गई है। यही न्यूज थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगली न्यूज है, फिकी ने यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के दिए हैं। 15th एडिशन न्यू दिल्ली के अंदर दिए हैं, और इन कैटेगरीज के अंदर दिए हैं। 5 कैटेगरी उन्होंने अलग अलग बनाई। तो सबसे पहला जो अवार्ड जाता है ये इंडिविजुअल अवार्ड यानी इंडिविजुअल लोगों को जाता है। चेयरमैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग लीडरशिप, ये विष्णु प्रसाद पानीगढ़ी हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के, ठीक है। हेल्थ केयर ह्यूमैनिटेरियन में डॉक्टर रवि कानन को जाता है, असम के सिलचार में ये एक रिसर्च सेंटर चलाते हैं। तो आप देख पा रहे हो हेल्थ केयर पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको जा रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसको जा रहा है। फिर उसके बाद अगली कैटेगरी कौन सी है, पेशेंट सर्विस एंड केयर में ये प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर
केयर प्रोवाइडर, ऐसे सब कैटेगरी बना दी। प्राइवेट हॉस्पिटल जो पेशेंट सेफ्टी देता है वो जायडस हॉस्पिटल है अहमदाबाद का, पब्लिक हॉस्पिटल अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल है, और ये जो प्राइवेट प्रोवाइडर है वो डैंग्स लैब है और वीनस रेमेडीज लिमिटेड है। फिर एक्सीलेंस इन पेशेंट सर्विस डिलीवरी के अंदर पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल कौन से हैं, स्टार्टअप कौन सा है, ये कैटेगरी में उनको अवार्ड मिला हुआ है। देन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की कैटेगरी में किस किस को अवार्ड मिला है वो आप देख पा रहे हो, और कम्युनिटी इंगेजमेंट की कैटेगरी में किस किस को अवार्ड मिला है, जेनेसिस फाउंडेशन एनजीओ को ये अवार्ड मिला है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव ऑफ द ईयर में अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल एक बार फिर से फर्स्ट नंबर पे है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, इस अवार्ड की बात करें तो फिकी इसको हर साल देता है। ठीक है, ये 2009 से दिए जाने लगे हैं, और ताकि कंपटीशन बढ़े और हेल्थ केयर सर्विस और ज्यादा कॉम्पिटिटिव और बेटर हो। फिकी के प्रेसिडेंट कौन है, सुब्रकांता पांडा, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, 1927 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट न्यूज से आने से पहले आपको एक और डिटेल बता दूं मैं, एसएससी इकोनॉमी और पॉलिटी का कोर्स परचम क्लासेस पे है। अगर आप बहुत बेसिक से तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल टॉप लेवल तक की दोनों सब्जेक्ट्स की, आप लोग इसमें इनरोल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आई थिंक आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यहां से आप देख सकते हो। ठीक है, वो कलर जो है अलग होना था, येलो पे व्हाइट दिख नहीं रहा होगा आपको, ये रेड या ब्लैक करना था, ये मेरी मिस्टेक है, गलती से ये हो गया है, बट आप हेडलाइंस यहां देख सकते हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन अप्रूव कर दिया है महाराष्ट्र के लिए टर्शरी केयर और मेडिकल एजुकेशन सर्विस देने के लिए, कितना, 500 मिलियन यूएस डॉलर। इसमें क्या होगा, 4 नए मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे, और जितने एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं उनका इंफ्रा बिल्ड किया जाएगा। ठीक है, तो कितना, यूएसडी 500 मिलियन डॉलर लोन जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टर्शरी केयर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए महाराष्ट्र को ये लोन दे दिया है। ठीक है, इसमें क्या क्या किया जाएगा, इनइक्वालिटी रिड्यूस करनी है, फिर इसके अंदर लोगों की पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, जेंडर इक्वालिटी को इनहेंस करना है, एनवायरमेंट सस्टेनेबल बनाना है, क्लाइमेट और डिजास्टर रेजिलियंस की दिशा में काम करना है, गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को प्रमोट करना है। इसके अंदर टर्शरी केयर और मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च किया जाएगा, 4 नए कॉलेज और एग्जिस्टिंग कॉलेजेस के अंदर इंफ्रा बिल्ड और स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर मनीला में है, 1966 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका, और 68 मेंबर्स इसके अंदर हैं। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज, वर्ल्ड बैंक ने और ग्लोबल फंड ने एक एमओयू साइन किया है कि किस तरीके से हम हेल्थ पर जो क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है, जो एनवायरनमेंट बदल रहा है, उस पर उसका असर हेल्थ पर क्या पड़ रहा है, हम उन असर को टैकल करेंगे। नवंबर 22 2023 को एक एमओयू साइन हुआ है वर्ल्ड बैंक के बीच में और ग्लोबल फंड के बीच में। एड्स को, मलेरिया को और टीबी को कम करता है ये ग्लोबल फंड, एक ग्रुप है, एक एनजीओ है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे एड्स खत्म करना, मलेरिया और टीबी को खत्म करना इसका उद्देश्य है। अब ये वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके क्लाइमेट चेंज का असर हेल्थ पे क्या हो रहा है उसको ठीक कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज आएंगी वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए, जैसे विमेन है, एससी एसटी लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है, वो उन लोगों के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव किया जाएगा। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हेल्थ रिसोर्सेज को अच्छा किया जाएगा। कंट्रीज के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर किया जाएगा ताकि आप हेल्थ पे उसको कुछ सेव कर सके। पूरी सप्लाई चेन, लोकलाइज सप्लाई चेन को पहले से बेटर किया जाएगा, ये सारी फैसिलिटी इसके अंदर होंगी। ठीक है, तो ग्लोबल फंड्स टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया की बात करें तो इसके डायरेक्टर पीटर सैंड्स हैं और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज, एचएसबीसी इंडिया ने और यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस ने 100 मिलियन पाउंड का फाइनेंसिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया है, यानी कि एमओयू साइन कर दिया है 100 मिलियन के लिए। हांगकांग शंघाई कोऑपरेशन बैंक, इंडिया का एचएसबीसी और यूके का एक्सपोर्ट फाइनेंस, यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस यूकेईएफ, इन दोनों ने टाई अप किया है, यानी लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है 100 मिलियन पाउंड के फाइनेंस प्रोग्राम के लिए। इसमें क्या होगा, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उन लोगों को मदद मिलेगी ताकि उनका जो सामान है वो यूके तक एक्सपोर्ट हो।
और यूके का जो सामान है वो इंपोर्ट अगर हो रहा है तो एमएसएमई वालों को आसान किश्तों पे वो मिल जाए, या मैं कहूं लोन उनको मिल जाए उन सारी इंपोर्ट्स के ऊपर। तो ये दोनों का एक कोलैबोरेशन है 100 मिलियन यूएस डॉलर के फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है? अमेजोन ने और डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने एक एमओयू साइन किया है एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव्स के लिए। इसमें क्या होगा? जो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड है वो अमेजोन को कह रहा है कि हमारे यहाँ पे जितने भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनके प्रोडक्ट को आप ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर प्रोजेक्ट करो। यानी वो जो भी प्रोडक्ट बना रही है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो भी बन रहा है उसका एक्सपोर्ट बढ़ाओ। एमएसएमई जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसका एक्सपोर्ट आप लोग बढ़ाओ। अमेजोन की मदद से ऐसा कहा जा रहा है कि 200 कंट्रीज तक ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंच जाने चाहिए, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, और साथ में हमारा जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है या मेड इन इंडिया जो हमने इनिशिएटिव चलाया हुआ है मोदी जी ने, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 75 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये वो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको जिनको डीजीएफटी अप्रूव कर देगा कि आप अपने इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है? डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव। इसमें क्या होगा? हर डिस्ट्रिक्ट की कुछ ना कुछ खास बात होती है, और उस डिस्ट्रिक्ट को ये कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारा जो ये बेस्ट प्रोडक्ट है इसको एक्सपोर्ट करो, और अमेजोन आपके इस सामान को आगे लेके जाएगा दूसरे देश के अंदर। आरईसी को बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का अवार्ड मिला है एसोचैम के द्वारा। आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको ये अवार्ड मिला है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यूएसडी 6.5 मिलियन लोन ग्रीनवे के लिए अप्रूव कर दिया है। ग्रीनवे क्या है? इसमें जो ये 6.5 मिलियन लोन है इसे कार्बन फाइनेंसिंग होगी। कार्बन फाइनेंसिंग का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इससे क्या होगा? ये जो 6.5 मिलियन लोन है, इससे क्या किया जाएगा? मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सब्सिडाइज्ड रेट पर जंबो स्टोव्स दिए जाएंगे लोगों को, जिससे वो जो उपलों का यूज करके या कावडंग का यूज करके खाना बनाती हैं महिलाएं, वो खत्म हो जाएगा, जिससे कार्बन एमिशन कम होगा। ठीक है, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। अब जब कार्बन एमिशन कम होगा तो हर देश को कुछ यूनिट्स मिलती है कि आप इतना कार्बन एमिट कर सकते हो। अब जब हमारे हमारे यहाँ पे कब कम कार्बन एमिट होगा, जो एक्स्ट्रा कार्बन की यूनिट्स अपने पास बच गई है जो हमने एमिट नहीं की, उन कार्बन की यूनिट्स को अब हम दूसरे देशों के लिए बेच सकते हैं कि हमारे पास ये, हमें तो 100 का टारगेट मिला था, हमने तो 80 यूनिट ही कार्बन के एमिट किए हैं, ये 20 यूनिट कार्बन के हमारे पास बच गए हैं, आप इन 20 यूनिट्स को खरीद सकते हो और इतना पैसा आप हमको दे सकते हो। तो ये पूरी कार्बन फाइनेंस या कार्बन की मार्केट होती है, कार्बन ट्रेडिंग मार्केट होती है। ठीक है, तो ये जो पैसा है 6.5 मिलियन डॉलर उसमें यूज होगा, 6.5 मिलियन यूएस डॉलर उसमें यूज होगा। अब फिर उस व्यापार से जो पैसा आएगा, भारत इस पैसे को एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास वापस भेज देगा विद इंटरेस्ट। तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एक अलग से फंड बनाया जा रहा है, क्लाइमेट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फंड, जिसको शुरुआत की थी 25 मिलियन यूएस डॉलर से। इसी के अंदर ये पैसा ऐड किया गया है और ये कहा गया है कि जितना भी इसके अंदर फंडिंग है उसको हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करेंगे, क्लाइमेट को इनोवेट करने के लिए यूज करेंगे। अगली न्यूज है, अमेजोन ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है कि कार्गो मूवमेंट के लिए हम गंगा रिवर को यूज करेंगे। गंगा रिवर के माध्यम से, यानी नेशनल वाटरवे 1 के माध्यम से जो गंगा के रास्ते जाता है, वहां से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाएगा। अमेजोन अब ऑनलाइन, यानी जो अब अभी क्या होता है, आपके घर पे बाइक वाला आता है, अभी क्या होता है, आपका सामान जो है वो बैंगलोर से चल के आ रहा है ट्रेन के माध्यम से, फिर आपको डिलीवरी बॉय जो है घर पे डिलीवरी दे जाते हैं। अब क्या होगा, जो दूर दूर वाले देश हैं, उन देशों का सामान शिप के माध्यम से आपके देश में आएगा और फिर भारत के अंदर अलग अलग डिलीवरी पोर्ट्स पे वो बेचा जाएगा। इस तरीके से अमेजोन ने अब इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन कर लिया है कि हम गंगा नदी का जो रास्ता आप लोगों ने बनाया है, उस रास्ते का यूज करके हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करेंगे। और ये पहला शिप पटना बिहार से वेस्ट बंगाल के लिए शुरू हो गया है, यानी बिहार से वेस्ट बंगाल सामान लेके जाया जाएगा, अमेजोन वाले लेके जाएंगे पानी के रास्ते से। ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है संजय बंदोपाध्याय,
हेडक्वार्टर नोएडा यूपी के अंदर है, पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, और 1986 में ये स्टैब्लिश हुआ है। अगली न्यूज क्या कहती है, सेबी की जो चीफ है मधाबी बुच, उन्होंने आईआरआरए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। आईआरआरए क्या है, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसको लॉन्च किया है। होता क्या है मैं क्रक्स बता देती हूँ, बाकी तो पीडीएफ्स आपको मिलती ही है, और डिटेल में जाना है तो वीकली में जा सकते हो। इसमें क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, जो स्टॉकर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो ब्रोकर क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन किसी भी टेक्निकल ग्लिच के कारण जो क्लाइंट ने आपसे पूछा है कि मुझे ये चीज शो करके दिखाओ, ये वाले स्टॉक्स दिखाओ, आप नहीं दिखा पाते टेक्निकल ग्लिच के कारण। तो उस समय क्या होगा, आप अपने क्लाइंट के फोन नंबर पे एक लिंक सेंड करोगे, एक ओटीपी सेंड करोगे, उसको ज्वाइन करते ही वो जो आपका क्लाइंट है आईआरआरए प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, और आप भी आईआरआरए प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकोगे। अब दोनों ही, आपका जो ब्रोकर है और जो क्लाइंट है, दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। अब जितने भी आपको स्टॉक्स उसको शो करने हैं, आप उस प्लेटफॉर्म पे शो कर सकोगे। दिस इज आईआरआरए। भाई जब कभी भी रिस्क आ रहा है टेक्निकल ग्लिच के कारण, आपके कस्टमर्स आपसे भाग रहे हैं टेक्निकल ग्लिच के कारण, उसकी वजह टेक्निकल ग्लिच है, तो आपको एक नया प्लेटफॉर्म मधाबीपुरी बुच यानी कि सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने दे दिया है कि आप इस प्लेटफॉर्म का यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हो, आपका काम नहीं रुकेगा। ये सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। अगली न्यूज क्या है, लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवासन को एडिशनल डायरेक्टर साउथ इंडिया बैंक का अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखोगी। नेक्स्ट न्यूज क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसको हम आने वाले वीक में गवर्नमेंट स्कीम के अंदर भी हम इंक्लूड करेंगे, जिसके बारे में डिटेल में बताऊंगी मैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। इस स्कीम में 7 चेंजेस किए हैं। ये 7 चेंजेस क्या है, सबसे पहले पहले क्या होता था, जब आप रिटायर होगे, रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको इस इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर एनरोल होना पड़ता था। अब आपको 3 महीने का समय दे दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर 55 से 60 की उम्र के बीच में आप होने चाहिए, और रिटायरमेंट के 3 महीने के अंदर अंदर आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शुरू कर सकते हो। फिर कुछ डेफिनेशंस को इन्होंने ब्रॉडन कर दिया है कि किस किस को रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे। अगला जो है, डिडक्शन ऑन प्री मैच्योर विड्रॉल। पहले क्या होता था, आप किसी भी वक्त प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते थे, 1 साल से पहले भी आप अपनी सेविंग्स को निकाल सकते थे। लेकिन अब आप अगर एक साल से पहले अपनी सेविंग्स को निकालोगे तो आपको 1% का लॉस होगा, आपका अमाउंट 1% से डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है, पहले क्या होता था, आप अपनी स्कीम को केवल एक ही बार एक्सटेंड कर सकते थे। 3 साल की एक बार हुई स्कीम, फिर 3 साल के लिए और एक बार एक्सटेंड कर सकते थे। अब मल्टीपल टाइम इनको 3-3 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो। फिर एक्सटेंडेड डिपॉजिट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। पहले आपने जितना डिपॉजिट एक बार में कर दिया था उसी पर ही इंटरेस्ट मिलता था। अब आप उस डिपॉजिट को अगर बढ़ाना चाहते हो स्कीम में, तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये भी चेंज किया है। नेक्स्ट जो है, मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट, पहले आप मैक्सिमम 15 लाख इसमें डिपॉजिट कर सकते थे, अब 30 लाख रुपए इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये सारी स्कीम जो है वो आपको समझ आई है। और जो ये जो सीनियर सिटीजन की स्कीम है, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टैक्स रिडक्शन के अंदर भी आती है। 8.20% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको मिलता है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट इसके अंदर मिलता है। 2004 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अंदर ये 9 स्मॉल सेविंग स्कीम का इंक्लूजन आता है। तो ये पूरी न्यूज थी। एसएससी इकोनॉमी और एसएससी पॉलिटी के बैचेस परचम क्लासेस पे आपको मिल जाएंगे, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज, ये रिपोर्ट ये अगेन मतलब जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, हमारी जो न्यूज थी वो आज तक के लिए यहीं तक की थी। अब आपको जो है एक क्वेश्चन का आंसर करना है, जो भी हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, जो भी हमने अभी पढ़ा है ये बताना है। फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन किसने बनाया है और कहां बनाया है? ठीक है, वेयर, कहां पे बना है और किसके द्वारा बना है, किसने ये फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन बनाया है? उम्मीद करती हूं आप ये पूरा
सेशन देख चुके हो और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बहुत आराम से आप कर पाओगे कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे कुछ नई न्यूज के साथ नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।